अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम बलोच और आज मैं बात करूंगा कि आइल्ट्स का टेस्ट का मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा था और इस दौरान मुझे क्या क्या सीखने को मिला और मेरी जो गलतियां थी वो भी आपके साथ बयान करना चाहता हूं, ताकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं या आगे आप देंगे तो आप ये गलतियां ना करें। तो सबसे पहले मैं आपको अपना रिज़ल्ट बता देता हूँ कि मेरे ओवरऑल 7 बैंड्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये बिल्कुल अच्छे बैंड्स हैं, किसी स्कॉलरशिप के लिए भी ये सूटेबल हैं और उसके साथ साथ नॉर्मली इतनी ही रिक्वायरमेंट होती है या उससे भी कम 6.5 रिक्वायर होता है यूनिवर्सिटीज़ में, स्पेशली यूरोप की साइड पर एडमिशन के लिए। अगर हम बात करें मॉड्यूल वाइज स्कोर की तो मेरी रीडिंग में 7.5 जो कि हाईएस्ट रहे, और उसके अलावा लिसनिंग में 7 और स्पीकिंग में 7 और उसके अलावा राइटिंग में मेरे 6 बैंड्स आए थे। तो सबसे ज़्यादा मेरे रीडिंग में आए थे और उसकी जो टेक्निक में अगर आपको बताऊं तो मेरा ये रहा था कि नॉर्मली 3 पैसेजेस आती हैं रीडिंग की आइल्ट्स के। तो उसमें फिर जिसमें भी अगर कोई पैराग्राफ का नेम नहीं है, जैसे ऐसा एक पैसेज आता है जिसमें 7 से 8 पैराग्राफ्स होते हैं, तो उसमें ए बी सी डी हर पैराग्राफ का एक नाम होता है, जैसे ए पहले का नाम हो, बी दूसरे का और सी तीसरे का। तो उन जो पैराग्राफ्स होते थे उनको मैं पढ़ लेता था कंप्लीट, और फिर सबसे पहले इस तरह करता था कि मैं पहले जाके टाइटल पढ़ता था, उसके बाद डायरेक्टली जाके क्वेश्चंस पढ़ता था, फिर उसके बाद वापस आके वो जो ए बी सी डी उस तरह से मैं पूरे पैराग्राफ को पढ़ता था। फिर उसमें अगर क्वेश्चंस आते हैं, किसी की ब्लैंक्स आ रही हैं और उसी के फिर ट्रू फॉल्स आ रहा है और उसी का कोई अगर समरी है या कुछ इस तरह का है, तो उस एक पैराग्राफ से रेलेवेंट जितने भी उन 3 टाइप्स के क्वेश्चंस हों उन तीनों को मैं कर लेता था। तो इस तरह से ये होता था कि एक पैराग्राफ कंप्लीट होता था मेरी तरफ से और दूसरे को मैं स्टार्ट करता था, उस तरह से वो पैसेज टैकल हो जाता था। लेकिन अगर कोई ऐसा पैसेज हो जिसमें उस तरह के नेम्स ना हो तो फिर मैं स्किमिंग एंड स्कैनिंग का टेक्निक इस्तेमाल करता था कि जो भी वर्ड उधर सवाल में मेंशन है उस वर्ड को तलाश करता था और उसके आसपास पढ़ के रेलेवेंट आंसर निकाल के फिर मैं वहाँ पर आंसर कर देता था। तो उसके बाद फिर अगर मैं लिसनिंग की बात करूँ तो लिसनिंग इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था और मुझे इससे ज़्यादा उम्मीद थी 7 बैंड से, लेकिन चले इतना आया तो बेहतर है। और उसका ये था कि नॉर्मली अगर मैप्स आ जाएं तो उस पर भी प्रिपेयर किया था और ये प्रैक्टिस की वजह से ठीक ही आया। और नॉर्मली आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी लिसनिंग और बाकी चीज़ें ठीक होंगी। अलबत्ता लिसनिंग में आपकी शुरू में अगर आपने मूवीज़ वगैरह देखी हुई हैं इंग्लिश की या कुछ, तो उससे आपकी काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। और उसके बाद स्पीकिंग की बात की जाए तो मेरा जो टेस्ट था ना वो पेपर बेस्ड था और फैसलाबाद में होते हुए फिर मेरा फेस टू फेस नहीं हो सकता था। मैंने सुना है कि लाहौर में इस तरह होता है कि फ़ेस टू फेस भी आपको एग्जामिनर असाइन होते हैं, लेकिन मुझे जो सेंटर असाइन किया गया था उधर मुझे जाना पड़ा और वहाँ पर जूम मीटिंग पे मेरी स्पीकिंग का सेशन हुआ। मैं जैसे ही मैं गया और सामने एक पाकिस्तानी फ़ीमेल नज़र आई तो इंटरेस्टिंगली मुझे लगा था कि जो है ना फॉरेनर कोई एग्जामिनर होगा, लेकिन जैसे ही वहाँ पर पाकिस्तानी एग्जामिनर शो हुई, एक फ़ीमेल थी, तो मुझे लगा था कि ये कोऑर्डिनेटर के तौर पर हैं, हो सकता है आगे में दूसरा कोई और आएगा और वो मेरा एग्जामिन करेंगे स्पीकिंग। लेकिन फिर जैसे बातें स्टार्ट हुई तो मुझे फील हुआ कि यही है एग्जामिनर, और थैंकफुली पाकिस्तान से भी लोग इस फॉर्म में, इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। बहरहाल तो स्पीकिंग मेरा काफ़ी फ्रेंडली हुआ, बहुत ही अच्छा एक किस्म का स्पीकिंग रहा, कोई मुझे प्रेशर फील नहीं हुआ, ना कोई ऐसा क्वेश्चन आया कि जिसमें मैं अटका। तो इस वजह से मेरे यानी अच्छे बैंड्स आए, 7 बैंड्स मुझे लगते हैं कि मेरे हिसाब से ठीक ही हैं। और उसके अलावा ये है कि जो क्वेश्चंस आए थे शुरू में उन्होंने नॉर्मली मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में पूछे और उसकी टेक्निक ये थी कि आप मैक्सिमम 3 से 4 लाइनों में अपना आंसर कर दें। जो पहला पार्ट है स्पीकिंग का, जो सेकंड पार्ट होता है वो क्यू कार्ड का होता है, उसमें आपको टॉपिक मिलता है और आप 2 मिनट तक उसके बारे में बात करते हैं और 1 मिनट जो है आप उसके बारे में प्रिपेयर करते हैं शुरू में। तो मुझे ये टॉपिक मिला था कि आप कौन सी वो टेक्निक बताएं जो आपने इस्तेमाल की किसी भी नई लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो ये मुझे थोड़ा सा एक आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक मिला था, लेकिन मैं क्योंकि 4 से 5 लैंग्वेजेस अल्हम्दुलिल्लाह ईज़िली बोल सकता हूँ और उनको सीखने के लिए कुछ ना कुछ मैंने टेक्निक्स यूज़ की थी, तो उस तरह से फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो जो 2 मिनट से हैं अपने कंप्लीट कर लिए और वो अच्छे से किए। उसके बाद फिर जो थर्ड पार्ट होता है उसका डिस्कशन पार्ट होता है और उसमें आप 7 to 8 लाइन्स में आंसर करें, उससे कम लाइनों में ना करें, और उससे ज़्यादा में होंगे तो भी ये रिकमेंडेड नहीं है। तो इस तरह से इसको टैकल किया मैंने। और उसके बाद अगर मेरे राइटिंग में 6 बैंड्स आए हैं तो उसकी मिस्टेक मुझे ये लगती है कि राइटिंग मैंने बहुत अच्छी की थी और उसकी टेक्निक ये होती है कि अगर आपका जो टास्क 1 है राइटिंग, 2 टास्क होती हैं, टास्क 1 जिसमें 150 वर्ड्स लिखने होते हैं और टास्क 2 है उसमें 250 वर्ड्स लिखने होते हैं।
अब टास्क 1 में कुछ ना कुछ आपको डिस्क्राइब करना होता है, कोई रिपोर्ट है वो आपने पेश करनी होती है। तो उसमें कोई इस तरह के चार्ट्स और वो चीज़ें आई थी जिनको मैंने डिस्क्राइब किया, और उसकी टेक्निक ये है कि जो शुरू की लाइन है वो आप कंप्लीटली पैराफ्रेज करें, रीफ्रेज करें, वही जो टॉपिक है, जो सेंटेंस शुरू में दिया गया है उसको, और उसके बाद फिर आप मेन फीचर्स को देखें। जो पैराग्राफ आप आगे लिख रहे हैं उसी फर्स्ट पैराग्राफ को, उसमें आप मेन फीचर्स को बयान करें कि इस रिपोर्ट में ये मेन चीज़ें हैं, मेन पॉइंट्स हैं। फिर उन्हीं मेन पॉइंट्स को, यानी मैक्सिमम आप 2 निकालें या 3 निकालें, फिर उनको आप डिफरेंट पैराग्राफ्स में आप डिस्क्राइब करें। इस तरह से ये सॉल्व होता है। और उसके बाद जो अगला है उसमें ऐसे टू ऐसे वेरी करता है। 4 टाइप्स के ऐसेज होते हैं ना, तो उसमें एक है ओपिनियन ऐसे, एक है डिस्कशन ऐसे, और एक है डिसएडवांटेज एंड एडवांटेजेस वाला ऐसे, और एक है जो है उसमें एग्री डिसएग्री करना होता है किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके अलावा अपना भी एक पॉइंट ऑफ व्यू पेश करना होता है। तो ये डिफरेंट किस्म के ऐसेज आते हैं। अब उसमें ये होता है कि आप शुरू की लाइन जो है, फर्स्ट लाइन है, वो आप टॉपिक ऑफ द जो भी आपका ऐसे है, ऐसे ही होता है ये, तो वो आप करते हैं रिफ्रेश, और उसके बाद फिर आप मेन, यानी अगर एडवांटेज डिसएडवांटेज है तो फिर आपने यानी वो मेन आइडियाज़ में से एक आइडिया को उठाना है, एटलीस्ट आप 2 उठाएं, और उसमें से पहले को डिस्क्राइब करें, फिर उसके बारे में आर्ग्यूमेंट्स दें, और उसके बाद फिर उसके बारे में एग्जांपल्स दें। अगर आपका पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा है जिसको आप शेयर कर सकते हैं तो इनडायरेक्टली अपने आप को उसमें इन्वॉल्व करके शेयर कर दें, लेकिन किसी को भी मुखातिब नहीं करना है कि सर या मैडम या कोई इस तरह की बात उसमें शामिल नहीं करनी। और इसी तरह से सेकंड पैराग्राफ जो आगे आने वाले हैं उनमें भी आप इसी तरह से उनको बयान करेंगे। तो टेक्निक तो बहुत अच्छी थी और मुझे लग रहा है कि उस हिसाब से तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन मसला ये हुआ कि लास्ट में जब लास्ट 5 मिनट्स रहते थे तब भी मैं लिख ही रहा था। तो जैसे ही आखिरी मिनट्स आ गए मैंने अपनी राइटिंग कंप्लीट की, लेकिन बहुत ही बड़ा क्रूशल पॉइंट है प्रूफ रीडिंग, तो प्रूफ रीड में नहीं कर सका। और इस वजह से जो पंक्चुएशन मिस्टेक्स होती हैं, जो स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, या फिर कोई वर्ड्स भी जब आप लिख रहे होते हैं तो आपसे मिस हो जाती हैं। तो ये चीज़ जो है मुझसे नहीं हो सकी, और मेरे सामने ऐसे लग रहा था कि एक चीज़, एक वर्ड, एक सेंटेंस में एक चीज़ मिस था। मिसाल एक जगह पे टेबल लिखना था, लेकिन मैंने वो टेबल लिखा ही नहीं था, वो मुझसे मिस हो गई। और मैं अब देख रहा हूँ, अब उधर से जो इन्विजिलेटर्स थे उन्होंने कहा पेन डाउन, तो इस वजह से मैं अभी उठा के लिख भी नहीं सक रहा था, क्योंकि उस पर तो बैन हो सकता है और ये लाजमी हो जाता है। इस तरह मेरे सामने किसी और का हुआ था, क्योंकि वो नहीं माना था, उसने अपना पेन डाउन नहीं किया था। तो इस बात का आप ज़रूर ख्याल करें। और उसके अलावा अगर राइटिंग हो तो उसमें आप एक्स्ट्रा पेजेस भी मांग सकते हैं। और आखिरी बात यह है कि आइल्ट्स पेपर बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड दोनों होता है। मैंने फरवरी 2024 में टेस्ट दिया था, तो इस वक्त सुना है कि ये जो है ख़त्म होने वाला है अभी आइल्ट्स पेपर बेस्ड, उसके बाद फिर आइल्ट्स ऑन कंप्यूटर होगा। अब मेन पॉइंट ये है कि हो सकता है कि आगे दोबारा से पेपर बेस्ड भी ये लोग स्टार्ट करें, लेकिन फ़िलहाल वो बंद करने वाले हैं। अब इसके बेनिफिट्स और इनके कॉन्स की अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल से कंप्यूटर बेस्ड जो है ना वो ज़्यादा रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। और उसका फ़ायदा ये है कि कोई भी एक मॉड्यूल, यानी LRW और स्पीकिंग है, उनमें से कोई भी एक मॉड्यूल में आपके कम आ जाएं तो आप कंप्यूटर बेस्ड पर दोबारा से उनमें से एक को रीअटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी यानी अपॉर्चुनिटी है उस बंदे के लिए जिन्होंने कंप्यूटर बेस्ड दिया है, और उनका रिजल्ट भी जल्दी आ जाता है 2 से 3 दिन में। तो ये भी एक फ़ायदेमंद चीज़ है। लेकिन पेपर बेस्ड में इस तरह नहीं होता। पेपर बेस्ड में 13 to 14 डेज़ लग जाते हैं आपके रिज़ल्ट के आने में, और उसके साथ साथ आप कोई भी मॉड्यूल रिपीट नहीं कर सकते। तो हो सकता है अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती तो मैं राइटिंग को रिपीट करता या मज़ीद अपनी लिसनिंग को इम्प्रूव कर देता, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी मेरे पास नहीं है क्योंकि मैंने पेपर बेस्ड दिया था। और कंप्यूटर बेस्ड की जो है फ़ीस भी कम है, तो ये मैं रिकमेंड करता हूँ आपको। लेकिन अगर आप कंप्यूटर बेस्ड चूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको अपनी टाइपिंग स्पीड अच्छी बनानी होगी, क्योंकि राइटिंग के लिए एक लिमिटेड टाइम होता है और आपने लिखना होता है, तो वो लाजमी आप लिखें, क्योंकि हैंड रिटन बंदा लिख देता है। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड नहीं है तो फिर आपके लिए इशू हो सकता है कंप्यूटर बेस्ड। सो आई विश यू गुड लक अगर आप परसू कर रहे हैं, आइल्ट्स देना चाह रहे हैं। आई होप ये टिप्स आपको पसंद आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।